गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा पेपर है ईपीसी 4 स्वयं की समझ। देखो, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम आत्मा को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे। मैंने 6 कारक पढ़ाए थे। कल की क्लास में हमने 3 कारक पढ़े थे। तो आज हमारा है चौथा है भाषा। देखो, भाषा क्या होती है कि आत्मा के विकास में भाषा की अहम भूमिका होती है। आत्मा के विकास में भाषा की अहम भूमिका होती है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही विचारों का आदान प्रदान होता है। यानी कि भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति जान पाता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाहता है, और उसके द्वारा ही अन्य व्यक्ति को समझ सकते हैं। भाषा का ज्ञान किसके द्वारा शुरू होता है? भाषा का ज्ञान परिवार से ही शुरू होता है। क्योंकि देखो, क्योंकि बच्चा सर्वप्रथम सबसे भाषा कहाँ से बोलना सीखता है? परिवार से ही। परिवार में के सदस्य जो भाषा बोलते हैं, उसी से बच्चा अर्जित करता है। मतलब परिवार में जिस तरह से भाषा बोली जाती है, अगर उसमें अच्छी लैंग्वेज यानी कि बोलते हैं बच्चों से अपने से बड़ों को ना आप कहना, और छोटे बच्चों से प्यार से बोलना, इस तरह से अगर बोला जाता है तो फैमिली में बच्चे तो उसी प्रकार सीखते हैं। तो जब भी तो बोलते हैं कि बच्चों के सामने अगर अपन ऊटपटांग तरीके से बोलेंगे तो बच्चा वैसे ही सीखता है। क्योंकि बच्चा अभी उसकी छोटा बच्चा होता है, वो इतना समझ नहीं पाता कि मुझे किस तरह से बोलना चाहिए। तो सर्वप्रथम ज्ञान कहाँ से अर्जित करता है? अपने परिवार से ही। जिस भाषा को स्वीकृत किया जाता है उसकी प्रशंसा की जाती है। मतलब जिस भाषा को हम स्वीकृत करते हैं उसकी प्रशंसा होती है। और जैसे बच्चा अपने से बड़े से आप कहकर बोल रहा है, या फिर अच्छे से उसको संबोधित कर रहा है, तो उसकी क्या करी जाएगी? प्रशंसा की जाएगी। अरे, ये कितना अच्छा बच्चा है, कितने अच्छे से बोल रहा है। तो उसे ही बालक क्या करता है? सीखता है। अगर बालक से हम तू कह के बोलना सिखाएंगे तो बच्चा वैसे ही सीखेगा। तथा जिस पर उसे फटकार मिलती है उसे बालक छोड़ देता है। अगर बच्चा किसी को गाली देता है, फॉर एग्जाम्पल लेता है, अगर हमने उसको डांट दिया तो बच्चा भी सोचता है कि ये चीज़ गलत है, तो बच्चा उसको क्या करेगा? उसको छोड़ देगा। आत्म की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही संभव है। मतलब जो आत्म की अभिव्यक्ति है, आत्मा की अभिव्यक्ति वो किसके माध्यम से? ये भाषा के द्वारा। क्योंकि भाषा के द्वारा ही क्या करता है? हम किसी के विचारों को जान सकते हैं और अपने विचारों को प्रदान कर सकते हैं। कि भाषा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अन्य व्यक्ति हमसे क्या चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उसका कहने का मतलब क्या है। ये हुई भाषा। नेक्स्ट आता है हमारा पांचवा पॉइंट है हमारा विशिष्ट भूमिका ग्रहण। देखो, विशिष्ट भूमिका ग्रहण में आता है, जैसे एक बालक के स्कूल में कोई प्रोग्राम है, कई बार उसको डॉक्टर का रोल मिलता है छोटे बच्चे को करने के लिए, कई बार दादी का भी मिल जाता है, कई बार नाना का मिलता है। तो वो बच्चा ऐसे करता है स्वयं, जैसे कि वो खुद रियल में कोई डॉक्टर हो या फिर भूमिका हो। तो ऐसे जो वो प्रोग्राम कर रहा है उस ड्रामे की तरह करता है, और वो क्या करता है? बहुत सारा समय उसमें गुजार जाता है। और वो स्वयं में वो एक काल्पनिक घटना होती है उस टाइम की। तो बच्चा क्या करता है? उसमें एक आनंद की अनुभूति करता है और आत्मा का विकास स्वयं बालक में हो जाता है। तो इसके बारे में जानते हैं। देखो, विशिष्ट भूमिका ग्रहण करना। कई बार बालक विशिष्ट भूमिका ग्रहण करते हैं, अर्थात वे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, मास्टर, पुलिस आदि कई कार्यों की ड्रामे की तरह करता है। जैसे कई बार बच्चों से पुलिस का रोल कराया जाता है स्कूल में, कि भाई चोरी करी गई तो पुलिस वाला आ जाता है तुरंत, और फिर किसी को मारा गया तो पुलिस वाला आ जाता है। उस तरह से बालक क्या करता है? विद्यालय में उसको एक ड्रामे के रूप में उसको करता है। तो वो क्या करता है? इन कार्यों में अधिक समय गुजार देता है तथा वह काल्पनिक संख्या में आनंद लेता है। कि बच्चा अगर उसको पुलिस का रोल दिया तो बच्चा क्या करता है? एक आनंद की अनुभूति करता है कि हाँ, आज तो मैं क्या हूँ? पुलिस वाला, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। इस दौरान बच्चे बहुत से कुछ सीखते हैं, और उस बच्चों में एक क्या होती है? एक आत्मा की अभिव्यक्ति हो जाती है, कि बच्चों में एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकता है कि हाँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। यह सभी भूमिकाएं बच्चे में आत्मा के विकास में क्या होती है? सहायक होती है। नेक्स्ट आता है हमारा, देखो नेक्स्ट छठा पॉइंट, व्यक्तित्व, संस्कृति और व्यक्तित्व। देखो, संस्कृति और व्यक्तित्व की बात करते हैं
तो क्या होता है, संस्कृति का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है संस्कृति में। जैसे एक बालक या फिर एक मनुष्य रहने के लिए उसे क्या होता है, एक समाज की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब वो समाज में रहता है, समुदाय में रहता है, तो वो क्या करता है, अपने विचारों को आदान प्रदान करता है और उसे समाज के जो रीति रिवाज होता है उसका पालन करना पड़ता है। तो इसमें देखते हैं, संस्कृति शब्द का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। संस्कृति और व्यक्तित्व का गहरा संबंध होता है, क्योंकि देखो जो भी हमारी संस्कृति है उसको कौन निभाता है, एक व्यक्तित्व ही निभाता है। संस्कृति का प्रभाव व्यक्तित्व के शुरू से ही पड़ने लगते हैं। संस्कृति का प्रभाव जीवन भर स्थिर रहता है। इसी प्रकार सामुदायिक जीवन का मानव के व्यक्तित्व के विचारों को निश्चित करता है और सामुदायिक जीवन संस्कृति द्वारा निश्चित होती है। अब आएगा आत्मक्षमता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आत्मक्षमता। देखो यहाँ पर हमारा आ गया आत्मक्षमता। आत्मक्षमता क्या होती है, देखो आत्मक्षमता का नेक्स्ट टॉपिक है आत्मक्षमता। आत्मक्षमता से तात्पर्य है कि विश्व के परिदृश्य में व्यक्ति स्वयं के आकलन करके उसे एक उपयोगी नागरिक बन सके। मतलब आत्मक्षमता होती है जिसमें व्यक्ति क्या करे, उसमें स्वयं ही उसका अपने अंदर उसका आकलन करे, यानी कि जो उसके गुण हैं अवगुणों को स्वयं ही वो क्या करे, जाने। उसको किसी को अन्य व्यक्ति को बताने की वो नहीं होनी चाहिए इच्छा कि तेरे में ये बुराई है ये अच्छाई है। वो स्वयं ही उसका क्या करे, आकलन, स्वयं ही उसको समझ जाए। तो उसके क्या करेगा, जो आकलन करेगा व्यक्ति आत्मक्षमता के द्वारा, तो क्या होगा, एक उपयोगी नागरिक बन सकता है, क्योंकि स्वयं ही वो क्या करेगा, उसको जान लेगा। अब देखो रोजर विलियम्स आध्यात्मिक गुरु के अनुसार, रोजर विलियम्स क्या कहते हैं कि आत्मक्षमता के बारे में, यदि एक व्यक्ति स्वनिहित क्षमता को पहचानता है, यानी कि जो एक व्यक्ति है उसके अंदर जो भी क्षमता को नहीं पहचानता, यदि एक व्यक्ति स्वनिहित क्षमता को नहीं पहचानता, यानी कि जो व्यक्ति होता है स्वयं उसके अंदर क्या क्षमता है उसको नहीं पहचानता, तो वह स्वयं का अपराधी है। स्वयं का अपराधी इसलिए है क्योंकि देखो जब वो उसके अंदर जो भी क्षमता है उसको नहीं पहचान पा रहा, तो उसको क्या करेगा, मतलब जो भी उसके अंदर क्षमता है वो उसके अंदर ही मतलब समा रहेगी, और वो क्या करेगा, बाहर उसको उजागर नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, उसका वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी, तो उसको पता नहीं चल पाएगा कि जो सामने वाली परिस्थितियों से कैसे उसका सामना करे। तो इसलिए क्या हो जाता है, स्वयं का अपराधी है। इसके विपरीत यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में रहकर वह कर सकता है, अगर उसके सामने क्या है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, मतलब उसके समय के अनुकूल जो परिस्थितियाँ हैं वह उनमें अगर उसमें जो भी क्षमता है, तो वो जो भी क्षमता है तो क्या करेगा, उस क्षमता के द्वारा उसको पहचान लेगा और क्या करेगा, उत्कृष्ट यानी कि एक अच्छे शीर्ष पर पहुंच सकता है। तब मनुष्य संसार का कल्याण करता है। तब जो भी उसके अंदर क्षमता होगी उसको पहचान लेगा, उसको शीर्ष पर पहुँचेगा, तो जो भी उसमें अच्छाई है समाज के लिए या संसार के लिए वो कार्य करेगा, जिससे समाज का क्या हो सके, कल्याण हो सके। ऐसा किसने कहा, रोजर विलियम्स ने। नेक्स्ट है दूसरा अरस्तु के अनुसार। देखो अरस्तु क्या कहते हैं, अरस्तु के बारे में पढ़ते हैं। अरस्तु के अनुसार आत्म क्षमता एक स्थिर रहने वाला तत्व है। उसने क्या कहा है कि आत्म क्षमता एक स्थिर है, वो हमेशा क्या होता है, मानव के अंदर स्थिर रहता है, जो परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। अगर वो जो भी आत्म क्षमता है, अगर वो मनुष्य परिवर्तन चाहता है तो वो परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। परिवर्तन का संपूर्ण संसार और उसकी क्रियाकलापों से प्रभावित करता है। उस आत्मक्षमता को कौन प्रभावित कर सकता है कि जो संसार में जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं या फिर जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको, उस आत्मक्षमता को वो प्रभावित कर सकता है। लेकिन आत्मक्षमता हर व्यक्ति में स्थिर रहती है तथा यह समय की सीमाओं में बंधी नहीं होती। जो आत्म क्षमता है वो क्या होती है, हर व्यक्ति में स्थिर रहती है, लेकिन उसको क्या करना है, उसको बाहर अभिव्यक्त करने की ज़रूरत होती है। और ये क्या कहते हैं, ये कभी एक सीमाओं में नहीं बंधी होती। ये था आत्म क्षमता के बारे में।
आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा स्वयं की खोज। हम स्वयं की खोज किस तरह से करें उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।